था तो मैंने आईआईटी वगैरह का भी एग्ज़ाम दिया था, एआई ट्रिपल का भी एग्ज़ाम दिया था। यहाँ मुझे असफलता मिली थी। मैंने 4th अटेम्प्ट दिए थे यूपीएससी के और उसका मेंस क्वालिफाई हुआ था। मैंने इंटरव्यू दिया था, हालांकि इंटरव्यू में कम मार्क्स थे और मेंस में ओवरऑल कम मार्क्स थे, इसलिए फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट एट द सेम टाइम मैं यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू दिया था उसी साल 2nd अटेम्प्ट में। उसमें भी ओवरऑल 8 मार्क्स कम रह गए थे फाइनल कट ऑफ से, जिसमें सेलेक्ट होने के लिए जो चाहिए थे एक रिक्वायर्ड मार्क्स थे। कभी मुझे लगता था कि मेरा एग्ज़ाम अगर किसी वजह से रुक गया या नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन, तो उस टाइम लगता था कि कोई नहीं है मेरे आसपास। मेरे पिताजी जो कि पेशे से एक बस ड्राइवर हैं। हेलो एवरीवन, मैं गोविंद मौर्य आज आप सब लोगों के बीच में द सक्सेस टॉक के थ्रू अपने अब तक के अचीवमेंट्स, अब तक के अपने स्ट्रगल्स, अभी मैं क्या हूँ, अभी क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे मैंने ये अचीव किया, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसा कि मैं अपना नाम गोविंद मौर्य, मैं चंदौली से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है वाराणसी मंडल का। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव से ही मझवार में एक प्राथमिक विद्यालय वहाँ से कंप्लीट की थी। फिर मैंने 6 से लेकर 10 तक चंदौली शहर में एक कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। उसके बाद मैंने अपनी 11वीं और 12वीं बनारस के एक प्रख्यात स्कूल गवर्नमेंट क्वींस इंटर कॉलेज से कंप्लीट किया था। हालांकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा था, तो मैंने अपने कैरियर को लेकर के जब मैं कंफ्यूज था तो मैंने आईआईटी वगैरह का भी एग्ज़ाम दिया था, एआई ट्रिपल का भी एग्ज़ाम दिया था। यहाँ मुझे असफलता मिली थी, तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मैंने एक साथ 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरे थे। पर बीएचयू मेरे घर से नज़दीक होने और मेरे पिताजी जो कि पेशे से एक बस ड्राइवर हैं उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, तो वो मेरे साथ ही रहते थे। जनरली उनसे हर 2 से 3 दिन मुलाकात हो जाती थी, इसलिए मैंने बनारस अपने अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना। मैंने बीएचयू से इतिहास विषय में ग्रेजुएशन पूरा किया। वहाँ ओवरऑल मैं अपने बैच का टॉपर था, मीन्स जो बोलते हैं ना गोल्ड मेडल, तो मैं वहाँ का टॉपर था। उसके बाद मैंने अपने और हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया को केंद्र बनाया, जो कि दिल्ली में है। मैं वहीं रहते हुए जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मुझे अपने संगी साथियों जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, और उसी के थ्रू मैंने सबसे पहले यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया था। फिर मैंने यूपीएससी साथ यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम मैंने हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दिया था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, 2nd अटेम्प्ट यूपीएससी और साथ में यूपीपीसीएस फर्स्ट अटेम्प्ट हिंदी मीडियम में था। मीन्स लिखने का जो माध्यम था वो हिंदी था। इसके पश्चात मुझे लगा कि शायद वर्तमान समय की जो डिमांड है वो ये है कि आप अपने मीडियम को चेंज करिए, क्योंकि देखा जा रहा है तो हार्डली 2% 3% छात्र ही यूपीएससी में हिंदी मीडियम से या अपने रीजनल जो मीडियम है मराठी तमिल उसे सब सफल हो रहे थे। तब मैंने उस वक्त अपने इंग्लिश वगैरह को मजबूत किया। फिर मैंने लिखने की आदत डाली। फिर मैं अगला 3rd अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया था, उसमें नहीं हो पाया था मैं, मतलब मेरा प्री नहीं हुआ था। फिर मैंने 4th अटेम्प्ट दिए थे यूपीएससी के और उसका मेंस क्वालिफाई हुआ था। मैंने इंटरव्यू दिया था, हालांकि इंटरव्यू में कम मार्क्स थे और मेंस में ओवरऑल कम मार्क्स थे, इसलिए फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट एट द सेम टाइम मैं यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू दिया था उसी साल 2nd अटेम्प्ट में। उसमें भी ओवरऑल 8 मार्क्स कम रह गए थे फाइनल कट ऑफ से, जिसमें सेलेक्ट होने के लिए जो चाहिए थे एक रिक्वायर्ड मार्क्स थे। फिर मैंने 3rd अटेम्प्ट ओवरऑल सीरियसली दिया था यूपीपीसीएस का, जिसमें मुझे अपना इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद ओवरऑल 7th रैंक मिली थी, जो कि टोटल 22 सीटें थी एसडीएम की। तो उसमें मीन्स एक जनरल कोटेशन है। मैं बिलोंग करता हूँ ओबीसी कैटेगरी से, पर ये मैटर नहीं करता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी, आपकी तैयारी अच्छी है, ओवरऑल आप सारे फील्ड्स में गुड कर रहे हैं जो कि किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो फिर आप किसी भी मीडियम से लिख रहे हैं, अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, तो आपकी रैंक आएगी और आप जो डिजायर्ड सर्विस चाहते हैं वो आपको मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया आपको, ओवरऑल मेरा 3rd अटेम्प्ट था पीसीएस में और यूपीएससी के अटेम्प्ट मैं अभी दे रहा हूँ। 5 अटेम्प्ट मेरे हो चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाया था। फिर अभी पिछली बार प्री नहीं हुआ 2020 का, तो अभी मैं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं पीसीएस ज्वाइन कर लिया था एज एसडीएम, तो हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो काफ़ी उठा फटक था और जॉब करना साथ में मुश्किल ही होता है कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि एक आपको फुल फोकस होकर और डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी पड़ती है। पर अभी मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया, लेकिन मैं एग्ज़ाम दूंगा अभी। पर जैसा कि लोग बोलते हैं कि सफल होने के बाद हर कोई कुछ अपने आप को शो ऑफ करता है, बताता है कि आप सफल हो गए, लेकिन इसके पीछे जो सच्चाई होती है वो हम व्यक्तिगत रूप से महसूस करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपकी सफलता जो होती है वो सामाजिक होती है, उसमें सारे लोग भागीदार होते हैं। पर जो आपका स्ट्रगल होता है, जिसमें आप उलझे होते हैं, आपके साथ कई और सी चीज़ें चल रही होती हैं, आपको पढ़ाई की टेंशन्स होती हैं, घर परिवार में क्या चल रहा होता है उसकी भी बातें हो रही होती हैं, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी इसमें। जैसे कि अब कभी मुझे लगता था कि मेरा एग्ज़ाम अगर किसी वजह से रुक गया या नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन, तो उस टाइम लगता था कि कोई नहीं है मेरे आसपास। कुछ फ्रेंड्स होते थे,
आते थे, सातवां दे के चले जाते थे, लेकिन लगता था कि हाँ यार कहाँ कमी रह गई, कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ था, मतलब अपने घर वालों से बात कर लेता था, अपने जो कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे जिसमें मैं रईस का नाम लेना चाहूँगा, विवेक सुमन का नाम लेना चाहूँगा, और अपने एक दो सीनियर्स वगैरह जिनसे मैं मोटिवेट हुआ था। एक शिवम भैया थे इलाहाबाद के, वो मतलब उनसे लगातार बातें होती रहती थी, तो उससे मोटिवेशन मिलता था कि गोविंद कुछ नहीं, अगली बार फिर से अटेम्प्ट देना, अगर ये गलती हुई तो सुधारो आप। इसमें सीनियर्स का रोल बेसिकली ये होता है कि वो आपको केवल ये नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन हो, वो चाहते हैं कि मतलब आप अच्छी रैंक लाओ। इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में जब कभी आप फेल होते हैं तो आपको केवल एक मेंटल सपोर्ट की नहीं, साथ में आपको एक बेसिकली जो आपके आसपास लोग रह रहे होता है उनका एक सपोर्ट चाहिए होता है कि आप और भी अच्छा करो यार, छोड़ो कि एग्ज़ाम ही तो था, ऐसा नहीं कि मतलब अपनी ज़िंदगी में आप हार मान रहे हो। ठीक है, बेसिकली प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का। तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मुझे जब कभी भी अपने रिजल्ट से निराशा होती थी, या फिर मैं जब कभी परिवार वालों के साथ शेयर करता था या अपनी फैमिली वालों को बताता था कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, तो बाकी लोग यही बोलते थे नॉर्मल वे में कि अरे चलो यार फिर से एग्ज़ाम दो, हो जाएगा। या कभी कभी लोग बोलते थे कि क्या ही कर रहे हो अपना तुम। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने ड्रॉप कर दिया था, थोड़ा बाद में बताऊँगा उसके बारे में। तो लोग बोलते थे तुम्हें रिसर्च कंटिन्यू करना चाहिए था, उसमें भी प्रोफेसर वगैरह बन सकते थे अच्छे से। तो लेकिन मेरे मन में था कि मुझे एग्ज़ाम मतलब यूपीएससी ही करना है, यूपीपीसीएससी करना है, क्योंकि अपने साथ वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं, साथ फ्रेंड्स वगैरह, जब उनका सिलेक्शन होता है तो अपना भी हौसला अफजाई होता है कि यार हमें भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं उन्हें तो क्या पढ़ रहे होते हैं, कैसे पढ़ रहे होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो क्या हमसे अलग कर रहे होते हैं, वो बस हमें अपनाना होता है ताकि हम भी उस लिस्ट में या फिर उस रैंक को हासिल कर सकें। ठीक, इसमें मैं बताना चाहूँगा जब कभी भी मेरा रिजल्ट नेगेटिव होता था या फेवर में नहीं होता था, तो जनरली इसमें मेरे अंकल जो कि वर्तमान में एक सब इंस्पेक्टर हैं, वो जीआरपी में है रेलवे में, तो मैं जब कभी उनसे बात किया करता था, हालांकि उन्होंने मुझे फिनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और मैं उसके लिए मैं बोलूँ मैं ज़िंदगी भर उनका आभारी रहूँगा। तो बस मोटिवेट करते थे कि अरे कोई बात नहीं, ये दिया था, इस बार प्री में फेल हुए थे, देखो प्री फेल हुए थे, अगली बार मेंस में तुमने लिखा था, मेंस देखो इस बार क्वालिफाई, इंटरव्यू में फेल हुए। तो एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल होता था। जब कभी आप एग्ज़ाम दे रहे होते तो एक प्रोसेस समझिए इसे आप, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है जैसा कि लोग मानते हैं। अगर आपको पहली अटेम्प्ट में ही आपको अच्छी रैंक मिल जाती है तो मेरे ख्याल से लगता है कि लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। पर जो बंदा कई अटेम्प्ट देता है, तैयारी कर रहा होता है, उसने फेलियर का भी स्वाद चखा हो, जल्दी सफलता नहीं मिल रही हो, तो उससे कुछ ज़्यादा ही लोग इंस्पायर होते हैं। वो जहाँ भी जाता है लोग उससे पूछते हैं, इससे उससे जानना चाहते हैं कि आपने इतने अटेम्प्ट दिए थे, ऐसे दिए थे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आपने ऐसा क्या नया किया। क्योंकि बहुतायत में लोग ऐसे ही होते हैं जो इस एग्ज़ाम प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो देना चाह रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो वो बस इसलिए जानना चाहते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जब कभी भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप सोचिए कि मतलब आपने अब तक क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्या रह गया पढ़ने को। मेरा जो मंत्र था इसमें कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोशिश ये करिए कि आप बेसिकली इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अगर आप थोड़ा भी चूक कर रहे हैं, आपका कोई एक पोर्शन प्रिपरेशन में छूट जाता है तो आपको शायद वो एक साल फिर से वेट करना पड़ सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको देखिए और सिलेबस इनको देखिए। ऑल्दो जब मैं मास्टर्स कर रहा था जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो मेरे मन में कई तरह के विचार चल रहे थे कि मुझे एकेडमिक में कैरियर बनाना चाहिए या फिर प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहिए। तो मैंने अपने मन को मतलब मनाने के लिए कि चलिए, तो फिर मैंने जेआरएफ का भी एग्ज़ाम दिया था, नेट जेआरएफ का बेसिकली, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने रिसर्च में एडमिशन ले लिया था। इसी बीच मैं यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम दे रहा था और यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहा था। हालांकि यूपीएससी का अब तक का सफ़र बहुत ही अच्छा नहीं रहा है क्योंकि कुछ हासिल हुआ नहीं, लेकिन कोशिश जारी है मेरी। यूपीएससी का जो पहला अटेम्प्ट था उसमें उसे मैंने 2014 में दिया था पहली बार, प्री क्वालिफाई हुआ था, पर मेंस में कुछ अच्छा नहीं कर पाया था क्योंकि मास्टर चल रहा था, मेरे साथ सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी आस पास थे, तो कुछ अच्छा नहीं पाया था और तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं थी। बट फिर मैंने अगले साल 15 में दिया था, 15 में प्री हुआ था, मेंस में अच्छा नहीं कर पाया था। फिर 16 दिया था, मेंस लिखा था, कुछ नहीं हुआ। 17 में प्री नहीं हुआ था। 18 में फिर मैंने यूपीएससी दिया था, 18 में प्री भी हुआ था, मेंस भी अच्छा हुआ था। फिर मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी तो फिर मैंने उसकी भी तैयारी की थी, पर मार्क्स मेंस में अच्छे नहीं हुए थे। खासकर मैं बोलूँ तो कट ऑफ से मात्र 20 मार्क्स ही अधिक थे, जितना एक अपनी जो कैटेगरी की कट ऑफ होती है उससे 20 नंबर ही अधिक थे। तो इंटरव्यू में आइदर मैं 180-170 लाता तब सिलेक्शन होता, बट उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, 142 आए थे इंटरव्यू में। तो फिर मुझे पता चला कि इंटरव्यू ओवरऑल
केवल ज्ञान का नहीं होता कि आप पढ़ के अपने ऑप्शनल चले गए, आपको सारे नॉलेज नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहाँ 4-5 जो काफ़ी अनुभवी लोग होते हैं वो आपके बारे में जानकारी चाह रहे होते हैं, आपको परख रहे होते हैं कि आपको इन करना है या फिर आपका मतलब एक तरह से चूज करें कि नहीं इस कैंडिडेट को इस सेवा के लिए, जो कि एक भारत की प्रेस्टीजियस सेवा मानी जाती है। तो फाइनल सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ था, लेकिन इसी बीच मैं यूपी पीसीएस की भी एग्ज़ाम दे रहा था और मैंने से यूपी पीसीएस का पहला एग्ज़ाम 2015 में दिया था। ऑल्दो मेरी तरह और बाकी छात्र जो होते हैं बहुत ही जोश के साथ यूपीएससी देने की तैयारी करते हैं, तो जिनकी अच्छी खासी स्ट्रेटजी होती है, अच्छी तैयारी चल रही होती है, सब कुछ कवर होता है, तो उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो भी जाता है। लेकिन बहुत से मेरी तरह छात्र जो होता है अपने स्टेट पीसीएस भी दे रहे होते हैं, क्योंकि सबको बैकअप चाहिए होता है कि यार यूपीएससी कोई हमारा क्या बोलते गॉड गिफ्टेड नहीं है कि हमारा सिलेक्शन उसमें हो ही जाएगा, तो वो फिर पीसीएस दे रहे होते हैं। इसी क्रम में मैंने 2015 में पहली बार पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था। पीसीएस प्री नहीं हुआ था, उसके पीछे कारण था कि जीएस का पेपर आउट हो गया था, तो जिसमें मैंने अच्छा किया था, शायद अच्छा किया था, उसके रिजल्ट्स आए ही नहीं। तो अगली बार प्री हुआ था तो मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे थे मास्टर्स के 3rd सेमेस्टर के, तो फिर मैं कुछ अच्छा खास कर नहीं पाया। फिर मैं 16 का प्री दिया था एग्ज़ाम। 16 के प्री के एग्ज़ाम में मैं ओवरऑल 200 मार्क्स का था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जीएस का मार्क्स रुका है प्री में, तो फिर मैंने अच्छी तैयारी की थी। कट ऑफ उसकी कुछ 138 के आसपास थी, मेरे 152 थे, तो मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने मेंस की भी तैयारी की। मेंस में उस टाइम 2 सब्जेक्ट रखने होते थे ऑप्शनल, तो वो सब अपनी सुविधा अनुसार चूज कर लेते हैं कि एक जो पढ़ रहे होते हैं जनरली या उनके ग्रेजुएशन में जो होते हैं सब्जेक्ट्स, दूसरे वो चूज करते हैं जो जिनमें नंबर आ रहे होते हैं, कि डिफेंस चूज कर लिया, सोशल वर्क चूज कर लिया। तो मैंने भी सोशल वर्क चूज किया था, बट अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हालांकि उसमें मेंस क्वालिफाई हुआ था सेकेंड अटेम्प्ट में, मैं इंटरव्यू दे गया था, उसमें इंटरव्यू में कुल 106 मार्क्स आए थे लगभग, फिर भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, 8 मार्क्स से रुक गया था। तो इस बीच मैं यूपीएससी दे रहा था। फिर मैंने मतलब काफ़ी अच्छी खासी तैयारी हो गई थी, अब पूरे सिलेबस की समझ हो गई थी, आंसर राइटिंग का अच्छा खासा ज्ञान हो गया था, कैसे लिखना होता है, जीएस और अच्छा हो गया था। तो फिर मैं 3rd अटेम्प्ट पूरी फुल प्रिपरेशन के साथ बैठा था। उसमें प्री मैंने दिया था, प्री में ओवरऑल मतलब मेरे यूपी में शायद सेकेंड थे प्री में, मार्क्स 169 आए थे आउट ऑफ 200, और सेकेंड पेपर जो सीसेट होता है उसमें क्वालिफाई हुए थे। फिर मैंने मेंस की स्ट्रेटजी, मेंस के लिए खास इस बार कुछ खास किया था। मैंने ऑप्शनल बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, मैंने पीजी में पढ़ा था। फिर मैंने और एग्ज़ाम से पहले हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा था, और उसमें सेकंड सब्जेक्ट चूज करना था कि आप सेकंड ऑप्शनल क्या रखना चाहते हो, तो मैंने उसमें डिफेंस स्टडी रखा था। और उसमें हमने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम 4 दोस्त, सुधीर, आफ्ताब, विवेक और मैं, चारों ने मैं मतलब छोटे छोटे डिफेंस के छोटे जो टॉपिक जो थे उसको बांट लिया था। चारों ने अलग अलग नोट्स बनाए थे। फिर बाद में जब एग्ज़ाम की तैयारी थी तो हफ्ते 2 हफ्ते पहले हमने डिफेंस को बहुत ही अच्छे से, मतलब एक तरह से बोलते हैं रट्टा मारना, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस रह नहीं जाती। हालांकि आपको समझ अगर वो अच्छी हो तो आप प्रेजेंट करते वक्त वो दिखाते हैं, एग्जामिनर को दिखता है तो आपको नंबर थोड़े अधिक मिल जाते हैं। लेकिन जब आप वो रटे होते हैं, आपको अच्छी चीज़ें याद होती हैं, तभी आप प्रेजेंट कर पाते हैं। और बाकी आपका जो आपका नॉलेज बाकी कैंडिडेट से अलग है प्रेजेंट करने का। जैसे मेरी एक खासियत थी कि मैं जब कभी भी ज़रूरत पड़ती थी मैं मैप बना दिया करता था। मैप मीन्स नक्शा, जहाँ ज़रूरत पड़े, डिफेंस स्टडीज में पढ़ता था क्योंकि कई ऐसे थियरी थी तो उसमें ज़रूरत पड़ती थी। तो मेरा सिलेक्शन मेंस में हुआ था, फिर मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी। ऑल्दो इसमें 6 दिन या 7 दिन ही हमें टाइम मिला था, पर पिछली बार का एक्सपीरियंस यूपी पीसीएस में मुझे काम आया था। उस बार 106 मार्क्स आए थे और 200 मार्क्स का इंटरव्यू था, तो मुझे लगा कि इस बार कुछ अलग करना चाहिए था। तो मैं अपने एक सीनियर जो माज अख्तर हैं, हालांकि वो ACCT थे, वो यूपी पीसीएस में उनका सिलेक्शन हो चुका था, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला कि कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 7-8 दिनों में क्या ही कर लोगे, थोड़े बहुत अपने जो हिस्ट्री से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तुम देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़े होंगे इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं जनरली लोगों से, तो वो मैंने देखा था। बाकी करंट अफेयर पढ़ के गया था और इंटरव्यू इस बार बहुत ही मतलब अच्छा रहा था। माहौल वहाँ बहुत 12 मिनट मिला था मुझे अपने बारे में बताने को, आप क्या जानते हैं, वो जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे मैंने उनके आंसर्स दिए थे। तो ओवरऑल इस बार 200 में कुल 138 मार्क्स आए थे मेरे इंटरव्यू में। और फाइनल जो सिलेक्शन जब हुआ, जो लिस्ट आई, तो उसमें मेरी ओवरऑल 7वीं रैंक थी। तो मतलब रिजल्ट देखने के बाद खुशी तो हुई थी, पर एट द सेम टाइम आपको जब रिजल्ट के बारे में सुनते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, आपको मनचाहे सर्विस भी मिल गई, लेकिन तभी एट द सेम टाइम आपको आपके पिछले जो फेलियर होते हैं वो सब भी याद आते हैं कि अरे यार मैंने कैसे किया था, घर परिवार वालों ने कैसे सहायता किया था, हमारे जो टीचर्स होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कैसे करना होता है, हमारे सहपाठी जो हमारे साथ तैयारी कर रहे होते हैं वो फिर बोलते हैं, हालांकि सब लोग कांग्रेचुलेसन्स बोल रहे होते हैं, लेकिन वो जो आसपास के लोग होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं। हाँ, कि आपके सक्सेस के पीछे आपका जो फेलियर था, जो आपने इतने दिन वो देखा था, 3-4 अटेम्प्ट दिए थे, सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, फाइनली आप सेलेक्ट हुए, तो ये मतलब एक अलग ही एहसास होता है। ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि फेलियर से घबराना नहीं है आपको, ये एक प्रोसेस है। जैसा कि मैंने भी अपने इस
अब तक के अचीवमेंट में मैं भी कई बार प्री में फ़ेल हुआ, यूपीपीएससी और सीपीएससी दोनों, मेंस में भी फ़ेल हुआ, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ था और फाइनली यूपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ था। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, बेसिकली एक प्रोसेस है। आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फेल हुए तो फिर और अच्छे से मेहनत करिए, मेंस दीजिए, फिर मेंस क्वालिफाई करिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैंने की थी। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने काफ़ी संयम रखा था, क्योंकि एग्ज़ाम होता नहीं था तो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी। लेकिन हाँ, आपको एट द सेम टाइम अगले 5, 7, 10 दिनों के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपको संभलना होता है, फिर से तैयारी करनी होती थी। तो इसके लिए मैंने बेसिकली 3P बोलते हैं, जो कि पेशेंस, प्रैक्टिस और परसिवरेंस, ये 3 अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है और आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, और इन 3 को फॉलो कर रहे हैं आप, तो पक्का कि आप आज नहीं तो कल 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट बाद आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ही मतलब घबराना नहीं है। आपको जानना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और बेसिकली इसमें आपको क्वालिटी स्टडी करनी है। खास करके क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसमें डिफरेंस क्रिएट करिए आपको। और ये आपको तभी होगा जब आप अपने किसी सीनियर से मिल रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया हो, और आप लगातार उन लोगों के टच में जो इनकी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सीरियस है। और इस क्रम में मैं ये बताना चाहूँगा, आप कुछ उन लोगों से दूरी बना कर रख सकते हैं जो आपको आपके सक्सेस में या फिर बाधा क्रिएट कर रहे हैं। जैसे होता ना कि आप कभी निकल गए किसी के साथ घूमने फिरने, नहीं। अगर आप क्वालिटी लाना चाहते हैं अपने स्टडी में, 4 से 5 घंटे डेली पढ़िए अच्छे से, ओके। और मैं अंत में ये बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करना होगा। धीरे धीरे आप मेहनत करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स टू एवरीवन। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।